ऐसा नहीं है कि जो कुछ अभी इतना आया है वो पटाक्षेप नहीं है। ये तो जस्ट आइसबर्ग, एक पूरे उसका जो है टिप ऑफ द आइसबर्ग है। खाली एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि वहाँ करीब 100-150 एकड़ जमीन ऐसी है जिसको जो नगर निगम में वेस्ट होगी। उसका जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ है, दुकानें बना करके मनमाने तरीके से आवंटन हुआ है, और उसके बाद ये भूमि घोटाला, ये एक दिन की अकरेंस नहीं है, ये लंबे समय से और बड़ा प्रोटेस्ट आ रहा था लोगों का। ये तो मैं खोजी पत्रकारिता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सन पोर्टल है ने इसमें अपना पांव गड़ा दिया, और उसका परिणाम है कि जो है आज इतना कार्रवाई सरकार को करनी पड़ी। इसमें बिना राजनीतिक संरक्षण के, उच्च स्तरीय राजनीतिक संरक्षण के, ये नहीं हो सकता है। ये सब मुख्यमंत्री या तो इन सब और ये एक जगह के भूमि घोटाले नहीं है, ऐसे भूमि घोटाले कई जगह हैं। प्राधिकरण भूमि घोटालों के माध्यम बन गए। तो इस मामले में यदि सरकार अपने को क्लीन चाहती है, कुछ वो हो, तभी सत्यता सामने आ सकती है जब ये मामला उच्च स्तरीय जांच के लिए भेजा जाए। न्यायिक देखरेख में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर पर राजनीति, उच्च स्तर की राजनीति सम्मिलित है। नंबर 1। आप प्रदेश भर की बात कर रहे हैं या इसकी हरिद्वार भूमि? जी, मैं इसमें प्रदेश भर में जो भूमि घोटाले हैं, जिनमें से कुछ चर्चा में है, कुछ चर्चा में नहीं है, वो सब सामने आएंगे। ये इसीलिए मैंने कहा कि टिप ऑफ द आइसबर्ग भूमि घोटालों की अकेले देहरादून न, अकेले हरिद्वार शहर में ये कोई पहला नहीं है, बल्कि यदि आप गहराई से जाएंगे तो देहरादून के अंदर इस तरीके के बहुत सारे घोटाले हैं। कई ऐसी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बन गए हैं जिनके विषय में कई तरीके की चर्चाएं हैं। उसमें सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस जो है वायलेट हुए। ये देहरादून में हल्द्वानी के आसपास इस तरीके के, रुद्रपुर के आसपास इस तरीके के बहुत सारे मामले चर्चा में हैं। तो इन सब की, इन भूमि घोटालों की, ऐसा लगता है कि ये सरकार जो है भूमि घोटालों की ये शुरुआत है, जो हरिद्वार वाला मामला है जो सामने आया है। तो इसलिए इसकी जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी, सीबीआई से जुडिशियल देखरेख के अंदर जांच नहीं होगी, तब तक तथ्य सामने नहीं आएंगे। यही हसप हो जाएगा। ये जो सस्पेंड हुए हैं, कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे इनका सस्पेंशन विड्रॉ हो जाएगा और ये कहानी जो है दफन हो जाएगी। ये कहानी दफन हो जाएगी। एक बात। दूसरा प्रसंग जो है, जिसमें एक तरफ तो आप बड़े बड़े लोगों के लिए ज़मीनों को लुटा रहे हैं, और दूसरी तरफ राज्य के विधानसभा द्वारा पारित एक कानून की, जो कानून अंडर इम्प्लीमेंटेशन है,
वो है मरीन बस्तियों को मालिकाना हक देने का। 2016 में विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक कानून पास किया जो एक्ट के रूप में प्रभावी है, और उसके तहत 500 से ज़्यादा लोगों को मालिकाना हक प्राप्त भी हुए हैं। और आज जिस प्रकार से रिस्पना बिंदाल में जो लोग लंबे समय से, कई लोग तो ऐसे हैं जो 77-80 के आसपास से वसे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास 10-10, 12-12, 14 साल के कागजात हैं, और जब राज्य का कानून बना हुआ है तो आप उनको कैसे उजाड़ रहे हैं, उनको कैसे चिन्हित कर रहे हैं कि तुम हटो। और यदि उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के बिना मुआवजे के राज्य अधिकृत कर सकता है, राज्य सरकार के अंदर ये अधिकार निहित हैं कि वो अधिकृत करें, ना अधिग्रहित करें, लेकिन अधिग्रहण के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के बिना तुम आतंकित करके उनको वहाँ से उजाड़ना चाहते हो, जो पूरी तरीके से, जो किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है, जो किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं। और ऐसे सारे लोग चिंतित हैं, सारी मलिन बस्तियों वाले चिंतित हैं। अब 2016 के बाद जो लोग आए हैं, इस एक्ट के प्रभावी होने के बाद जो लोग आए हैं, उनके विषय में राज्य सरकार सोच सकती है, जो भी निर्णय लेना चाहे राज्य सरकार ले, क्योंकि वो तो सब जो आए हैं 2016 के बाद वो तो भाजपा के दामाद हैं। पहले के लोग जरूरतमंद थे जो राज्य की ज़रूरत के मुताबिक आए, और उन्होंने इस राज्य के हम डेवलपमेंट में जिनका योगदान है, और इसीलिए हमने एक पूरी प्रक्रिया के माध्यम से, सर्वेक्षण आदि के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से चिन्हित किया मरीन बस्तियों को, और उनकी संख्या को भी मात्राकृत किया। उसके बाद जो लोग भी आए हैं, आप उनके विषय में निर्णय करना चाहिए। और इनके पास, इनको तो कानून ने, राज्य के कानून ने मालिकाना हक दे दिया, तुमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। या तो आप रिपील करिए उस एक्ट को, विधानसभा रिपील कर सकती है, या तो उस एक्ट को आप रिपील करिए। और जब तक उस एक्ट रिपील नहीं हो रहा है तो उस एक्ट के तहत जिनके पास अधिकार है मालिकाना हक, जिनके बनते हैं, जिनके जो वहाँ अस्तित्व में हैं, जिनके पास उसके डॉक्यूमेंट हैं कि वो 2016 से पहले वहाँ बसे हुए हैं, तो उनको उजाड़ने की कोई ताकत राज्य सरकार के पास नहीं है, एक्सेप्ट अधिग्रहण के कानून के। और अधिग्रहण के कानून के अंतर्गत आपको मुआवजा देना पड़ेगा, और मार्केट रेट के चौगुना जो भी इसका कानून कहता है भूमि अधिग्रहण का, वो लागू होगा। वो केंद्रीय कानून है, वो लागू होगा, उसके तहत होना चाहिए। तो ये आप हाँक रहे हैं जबरदस्ती पूरी प्रोसेस को, ये स्वीकार्य नहीं है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से, क्योंकि मेरा कंसर्न इससे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये एक्ट जिस समय अधिनियमित हुआ उस समय मैं राज्य सरकार का मुखिया था, इसलिए मैं अपने ऊपर ये नैतिक जिम्मेदारी समझता हूँ कि इस विषय में मैं कानूनी स्थिति को स्पष्ट करूँ और अपनी बात को राज्य के लोगों के सम्मुख लाऊं, और किस तरीके से सरकारी आतंक के जरिए लोगों को उजाड़ा जा रहा है उसके लिए विरोध प्रकट करें। भैया इधर ले आओ, दिखाई देना चाहिए। तो ये दूसरी बात मुझे ज़मीन अधिग्रहण। तीसरी बात, आप देखिए, ये सरकार भाजपा का
विकेंद्रीकृत व्यवस्था में विश्वास है या नहीं है। धामी सरकार विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत उस पर विश्वास करती है या नहीं करती है, ये मुख्यमंत्री को क्लियर करना चाहिए। आपने पहले एक गलत कदम उठाया नगर पालिकाओं के चुनाव के वक्त में। उस समय आप इसलिए बच गए क्योंकि उस संशोधन विधेयक में स्पष्ट तौर पर नहीं उल्लेख है कि एक बार या 2 बार, वो साइलेंट है। तो इसलिए आपने नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में प्रशासक थोपे और थोप करके चुनाव परिणामों का अपहरण किया, उनको थोपा और उसके जरिए आपने ऐसी पंचायती व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था खड़ी की जिसके जरिए आपने चुनाव परिणामों का अपहरण किया। मगर जब ग्राम पंचायतों वाले में आया तो ये भूल गए कि उसमें स्पष्ट तौर पर आप एक बार से ज़्यादा अधिनियम का, ऑर्डिनेंस का सहारा नहीं ले सकते। और हमने उसी समय कहा ये गलत हो रहा है, आप चुनाव करवाइए फौरन। और मैंने एक के बाद एक लगातार ट्वीट किए इस विषय में। कुछ लोगों ने संज्ञान लिया, कुछ ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन एनी हाउ हमने विपक्ष के तौर पर अपना कर्तव्य पूरा किया। आज अनावश्यक एक ऐसी स्थिति खड़ी हुई है जिस स्थिति से पंचायती राज का प्रत्येक सेवक चिंतित है। आपने ये प्रशासकीय व्यवस्था के विषय में, कैसे ये प्रशासकीय व्यवस्था अस्तित्व में आई और कौन कौन लोग इस प्रशासकीय व्यवस्था के मीडिएटर थे, वो सब चर्चा में है। तो ये सारा जो हौच पौच हुआ है और एक संवैधानिक संकट राज्य के सम्मुख खड़ा हुआ है, वो इन मीडिएटर्स और पंचायती राज के जो संरक्षक सर्वे सर्वा हैं, उसके जो मंत्री हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। किसी न किसी को इस बड़े, या इसको बड़ी चूक के लिए, संवैधानिक चूक के लिए किसी को तो दंडित किया जाना चाहिए। आप बचाने का रास्ता नहीं निकाल सकते। ये चूक हुई है और जिस चूक को गवर्नर ने इंगित किया है, तो उस चूक के लिए किसी को दंडित क्यों नहीं किया जा रहा है? दंडित किया जाना चाहिए। जो भी लोग, उनको दंडित न करना। और मैं सम हेड शुड ड्रॉप, कोई न कोई सर इसमें कटना चाहिए ताकि राज्य ये समझ सके, भविष्य के लिए एक उदाहरण बन सके कि कोई भी व्यक्ति यदि इस तरीके की लापरवाही करेगा तो उसको इस तरीके का दंड भुगतना पड़ेगा। तो ये गंभीर मामला है। आप लोगों से जानकारी मिली कि आज मंत्रिमंडल इस पर विचार कर रहा है, लेकिन इस पर केवल विचार करने की बात नहीं है, ये उनको दंडित करने की बात नहीं है। अरे चंदन, किसी से कहो तो लगाओ इधर, तब तक ककड़ी तो खिलाओ। तो कुछ लोग जाने लग गए हैं ना, तो ये है।